विजय माल्या एक ऐसा नाम जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। बिजनेस टाइकून, लिकर किंग, पार्टी किंग, किंग ऑफ गुड टाइम्स, प्ले बॉय जैसे नामों से मशहूर विजय माल्या को आज केवल एक ही नाम से जाना जाता है, भगोड़ा। एक ऐसा भगोड़ा जिसने देश के 17 बैंकों को 9,000 करोड़ का चूना लगाया और देश छोड़कर भाग गया। एक दौर था जब विजय माल्या को देश के जाने माने बिजनेसमैनों में गिना जाता था। विजय माल्या इतने ज्यादा ग्लैमरस और स्टाइलिश थे कि बॉलीवुड भी उनके दीवाने थे। किंगफिशर कैलेंडर जिसने बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेत्रियों को लॉन्च किया, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, ईशा गुप्ता जैसी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां बॉलीवुड में आने से पहले किंगफिशर कैलेंडर में आए थे। विजय माल्या एक IPL टीम के मालिक थे। उनके पास 2 फुटबॉल की टीमें थे और वे पहले भारतीय थे जिनके पास F1 रेस की एक टीम थी। विजय माल्या शराब कारोबार के बेताज बादशाह थे। इंडिया में बिकने वाली हर 2 बियर की बोतलों में से एक किंगफिशर की होती है। विजय माल्या ने किंगफिशर को एक बियर ब्रांड से लाइफ स्टाइल बना दिया। किंगफिशर बियर भारतीय बाजार में 50% हिस्सेदारी रखती है और विश्व के 52 देशों में मिलती है। यूनाइटेड स्पिरिट को वॉल्यूम के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बना दी। इतने सारे सक्सेसफुल बिजनेसों के मालिक होने के बावजूद भी कैसे विजय माल्या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से विलफुल डिफॉल्टर बन गए। एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ विजय माल्या कर्नाटक राज्य से MP भी थे। इतने बड़े साम्राज्य के मालिक होने के बावजूद भी विजय माल्या ने कैसे बैंकों को 9,000 करोड़ का चूना लगाया और CBI ने विजय माल्या के ऊपर लुकआउट नोटिस जारी किया था। लेकिन इसके बावजूद कैसे विजय माल्या देश छोड़कर भाग गया, किसने विजय माल्या को भागने में मदद किया और दिवालिया होने के बावजूद भी कैसे बैंकों ने विजय माल्या को करोड़ों का लोन दिया। तो चलिए देखते हैं किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या की डाउनफॉल की कहानी। 18 दिसंबर 1955 देश के जाने माने बिजनेसमैन विट्ठल माल्या के यहाँ विजय माल्या का जन्म होता है। विट्ठल माल्या यूवी ग्रुप के मालिक हैं और उन्होंने 3 शादियां की थी, लेकिन उनके इकलौते बेटे विजय माल्या थे। वे बचपन में बैटरी वाले कारें चलाते थे जब लोगों को पैडल मारने वाली साइकिल भी लग्जरी लगती थी। विट्ठल माल्या का मानना था कि अमीर जिंदगी जियो और अपने शौक पूरा करो, लेकिन इस जालिम दुनिया और मीडिया वालों से बचकर रहो क्योंकि कोई भी तुम्हारा भला नहीं चाहता। लेकिन विजय माल्या इसके जस्ट अपोजिट थे। वे लग्जरी लाइफ जीते थे और शो अप करने पर ध्यान देते थे। भले ही विजय माल्या को यूबी ग्रुप विरासत में मिली हो, लेकिन विट्ठल माल्या ने अपने दम पर यूबी ग्रुप में पहचान बनाई और धीरे धीरे करके यूबी ग्रुप के शेयर खरीदने लगे और एक दिन यूबी ग्रुप को टेक ओवर कर लेते हैं और इसके मालिक बन जाते हैं। ये वही यूबी ग्रुप है जो किंगफिशर बियर बनाती है। कैसे बना विट्ठल माल्या यूबी ग्रुप का मालिक, इसके लिए हमें आज से ठीक 167 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल 1857 भारत में अंग्रेजी शासन का दौर था। थॉमस सलीसमैन नामक एक स्कॉटमैन ने 1857 में केसर शराब की भट्टी की शुरुआत की। यहीं से यूनाइटेड ब्यूरीज ग्रुप की नींव रखी जाती है। शराब का कारोबार अच्छा चलने लगा और 1915 में थॉमस सलीसमैन ने 5 शराब की भट्टियों को मिलाकर यूनाइटेड ब्यूरीज ग्रुप की शुरुआत की। शुरुआत में कंपनी भारत में रहने वाले अंग्रेजों और सिपाहियों के लिए बियर बनाने का काम करती थी। भारतीयों ने भी बियर का स्वाद चखा और धीरे धीरे करके भारतीयों के बीच भी बियर लोकप्रिय होने लगा। तभी एक भारतीय बिजनेसमैन की नज़र यूबी ग्रुप पर पड़ती है और वह धीरे धीरे करके कंपनी के शेयर को खरीदने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब उनके पास यूबी ग्रुप में सबसे अधिक हिस्सेदारी हो जाती है। वह बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या थे, जो यूबी ग्रुप के पहले भारतीय डायरेक्टर बने। साल आता है 1947। अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिलती है। अंग्रेज देश छोड़कर जाने लगते हैं और यूबी ग्रुप की बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में देना था जो कंपनी को संभाल सके और उसे आगे बढ़ा सके। यूबी ग्रुप की बागडोर विट्ठल माल्या के हाथों में सौंपी जाती है क्योंकि विट्ठल माल्या देश के जाने माने बिजनेसमैन थे और इससे भी बड़ी बात यह थी कि विट्ठल माल्या के पास यूबी ग्रुप में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी। विट्ठल माल्या अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद 1947 में यूबी ग्रुप के पहले भारतीय
डायरेक्टर बनते हैं और इसके ठीक एक साल बाद 1948 में यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन जाते हैं। विट्ठल माल्या की लीडरशिप में यूबी ग्रुप चल पड़ती है और देश विदेश में अपने कारोबार का विस्तार करने लगती है। साल आता है 1959। विट्ठल माल्या विदेशी शराब कंपनी जो विदेश में शराब बनाकर भारत लाती थी उनको कहता है कि आप भारत में आइए और भारत में आकर शराब बनाइए और उसे सप्लाई कीजिए। इसे IMFL बोला गया, यानी कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर। आज भी विदेशी कंपनी द्वारा बनाए गए शराब के बोतलों पर IMFL लिखा हुआ देखा जा सकता है। 1977 में मोरारजी देसाई जी भारत के PM बनते हैं और शराबबंदी पर जोर देते हैं। मोरारजी देसाई जी अपने भाषण में 4 सालों में शराबबंदी की बात कहते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में इसका विरोध किया जाता है। गुजरात, तमिलनाडु, बिहार और मिजोरम जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में शराबबंदी नहीं की जाती है। शराबबंदी को देखकर शराब कारोबारी डर जाते हैं और अपने शराब कारोबार को कम कीमतों पर बेचने लगते हैं। विट्ठल माल्या मौके पर चौके मारते हैं और धीरे धीरे करके छोटे छोटे शराब कारोबार को खरीदने लगते हैं। विट्ठल माल्या जानता था कि सरकार ज्यादा दिनों तक देश में शराबबंदी कर नहीं रख सकती और यह सरकार कितना दिन चलेगी इसका भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यह एक गठबंधन का सरकार है। देखते ही देखते यूबी ग्रुप देश के टॉप शराब कारोबारियों में से एक बन गया। 1950 से 1960 के दशक में विट्ठल माल्या ने कई सारी कंपनियों को टेक ओवर किया और अपने कारोबार को अलग अलग सेक्टरों में फैलाया, जिसमें पॉलीमर, बैटरी, फूड, केमिकल्स, मेडिकल्स, बेवरेज जैसे सेक्टर शामिल थे। विट्ठल माल्या की लीडरशिप में यूबी ग्रुप के अंडर में 30 से भी अधिक कंपनियां थी। वैसे तो विट्ठल माल्या ने कई सारी कंपनियों को टेक ओवर किया था, लेकिन उनमें सबसे अधिक चर्चित यूनाइटेड स्पिरिट का टेक ओवर था। ये वही यूनाइटेड स्पिरिट है जो आज मार्केट कैप के लिहाज से इंडिया की सबसे बड़ी एल्कोहल कंपनी है। विट्ठल माल्या ने अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन बखूबी किया था। 13 अक्टूबर 1983 मुंबई के ताज होटल में विट्ठल माल्या एक कॉकटेल पार्टी में जाते हैं, जहां पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से 59 साल की उम्र में विट्ठल माल्या की मृत्यु हो जाती है। विट्ठल माल्या की मृत्यु के बाद यूबी ग्रुप की जिम्मेदारी उनके बेटे विजय माल्या के हाथों में आ जाती है। 1983 में विजय माल्या यूबी ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं। यूबी ग्रुप के चेयरमैन बनते ही विजय माल्या यूबी ग्रुप में कई सारे चेंजेस करते हैं। सबसे पहले तो विजय माल्या एग्जिट बोर्ड के कई सारे मेंबर्स को फायर करते हैं और अपने भरोसेमंद लोगों को यूबी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट में शामिल करते हैं, जिसमें उसके कॉलेज के दोस्त दीपक आनंद, नरेश मल्होत्रा, योगेश देसाई और आलोक चंद्रा का नाम शामिल है। किंगफिशर के पास इंडिया में सबसे अधिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी किंगफिशर बियर मोहन मिकेन से पीछे है। विजय माल्या देखता है कि नॉर्थ इंडिया में बियर की डिमांड समर के सीजन में कम हो जाती है, जिस कारण से नॉर्थ इंडिया में जो प्रोडक्शन यूनिट है उसे समर में बंद करना पड़ता है, लेकिन साउथ में बियर की डिमांड पूरी साल बनी रहती है और यहाँ पर किंगफिशर बियर की डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर विजय माल्या प्रोडक्शन कैपेसिटी को ठीक से यूटिलाइज करने पर काम करते हैं और नॉर्थ इंडिया में भी समर के सीजन में बियर का प्रोडक्शन जारी रखते हैं और साउथ इंडिया में डिलीवर करने लगते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन बिल्ड हो जाता है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम यह थी कि लोगों को बियर की कीमत पर शराब भी मिल जाता था, जिस कारण से लोगों को कम कीमत पर अधिक नशा हो जाता था। लोगों का बियर की ओर रुझाव कम था। यहाँ पर विजय माल्या लोगों का रुझाव बियर की और करने के लिए बियर में एल्कोहल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जहां पहले बियर में एल्कोहल की मात्रा 4% होती थी, वो बढ़ाकर 8% कर दिया जाता है और सेम प्राइस पर बियर के कई सारे वर्जन लॉन्च किए जाते हैं, जिससे सेम प्राइस पर लोगों के पास खरीदने के लिए बियर के कई सारे वैरायटी हो जाते हैं। अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए विजय माल्या भी कई सारे कंपनियों को एक्वायर करते हैं। कुछ ही सालों में 60+ कंपनियां यूबी ग्रुप के अंडर काम करती है। 1988 में बर्गर पेंट्स, 1990 में मैग्लोरो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, 2001 में द एशियन एज अखबार और बॉलीवुड पत्रिका सिने ब्लिट्ज को एक्वायर किया जाता है।
1986 में विजय माल्या एक बिजनेस टूर के लिए एयर इंडिया के एक फ्लाइट से लंदन जा रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात एयर इंडिया की एक एयर होस्टेस समीरा से होती है। विजय माल्या समीरा को अपना दिल दे बैठते हैं और 1986 में ही दोनों शादी कर लेते हैं। इसके ठीक एक साल बाद 1987 में विजय माल्या के यहाँ सिद्धार्थ माल्या का जन्म होता है और इसी साल ही समीरा और विजय माल्या का तलाक भी हो जाता है। विजय माल्या 1983 में अपने बचपन के दोस्त रेखा माल्या से दूसरी शादी करते हैं। 1990 के दशक में सरकार द्वारा तंबाकू और एल्कोहल जैसे नशीले पदार्थों के एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा दिया जाता है। किंगफिशर एक नया ब्रांड होता है और इसके ब्रांडिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ही जरूरी था। यहाँ पर विजय माल्या सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का तरीका अपनाते हैं और किंगफिशर नाम से कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। किंगफिशर वाटर, किंगफिशर सोडा और किंगफिशर नॉन एल्कोहल ड्रिंक लॉन्च किया जाता है। किंगफिशर नाम से कई सारे इवेंट शुरू किए जाते हैं। किंगफिशर कैलेंडर, किंगफिशर अवार्ड और यहाँ तक कि किंगफिशर डर्बी भी शुरू किया जाता है। इस तरह विजय माल्या किंगफिशर को एक ब्रांड से लाइफ स्टाइल बना देते हैं। बियर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में किंगफिशर आ जाता है। यह सभी चीजें चल रही होती है तभी विजय माल्या पॉलिटिक्स में इंटर होते हैं। विजय माल्या 2003 में सुब्रमण्यम स्वामी के लीडरशिप वाली जनता पार्टी में शामिल होते हैं और 2010 तक इसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे। विजय माल्या अपने गृह राज्य कर्नाटक से 2 बार इंडिपेंडेंट मेंबर्स के रूप में राज्यसभा में चुने जाते हैं। पहली बार 2002 में जनता दल और कांग्रेस के सपोर्ट से राज्यसभा के मेंबर बनते हैं और 2010 में जनता दल और बीजेपी के सपोर्ट से राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। साल 2003 में किंगफिशर कैलेंडर की शुरुआत की जाती है जिसकी शूटिंग अतुल कास्बेकर द्वारा की जाती है। लॉन्च होने के बाद ही किंगफिशर कैलेंडर देश में काफी फेमस हो जाता है। बड़े बड़े मॉडल्स इस कैलेंडर में आने के लिए तरसते हैं। जो भी मॉडल इस कैलेंडर में आ जाते हैं उनका करियर रातों रात रॉकेट की तरह आगे बढ़ने लगता था और साल 2003 में किंगफिशर एयरलाइंस की भी शुरुआत की जाती है। इसी के साथ शुरू होता है विजय माल्या की डाउनफॉल की कहानी। विजय माल्या ने 2003 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की घोषणा की थी लेकिन इसका ऑपरेशन 2005 में शुरू हुआ। कहा जाता है कि विजय माल्या ने अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी। एयरलाइंस शुरू करने के लिए विजय माल्या को एयरक्राफ्ट की डील करनी थी। उस समय दुनिया में 2 ही कंपनियां एयरक्राफ्ट बनाती थी, एक बोइंग और दूसरी एयरबस। विजय माल्या एयरबस के इंडियन हेड किरण राव से मिलते हैं और उनके सामने अपने एयरलाइंस शुरू करने की बात रखते हैं और 3 A319 और 10 A320 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात करते हैं, जिस पर किरण राव कहते हैं यदि आपको नया एयरक्राफ्ट चाहिए तो आपको 2 से 3 साल तक वेटिंग करना पड़ेगा। इस पर विजय माल्या कहते हैं मुझे 7 मई 2005 तक अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18 बर्थडे पर एयरलाइंस लॉन्च करना है। मुझे इस डेट तक एयरक्राफ्ट चाहिए, मतलब चाहिए। विजय माल्या की बात सुनकर किरण राव कहते हैं यदि आपको इमरजेंसी में एरोप्लेन चाहिए तो आपको थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। विजय माल्या डील पक्की कर लेते हैं और 9 मई 2005 को किंगफिशर एयरलाइंस अपनी पहली उड़ान भरता है। किंगफिशर एयरलाइंस अपनी पहली उड़ान तो भर लेता है लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस को ऑपरेट करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। एयरलाइंस और टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बड़े बड़े प्लेयर ही टिक पाते हैं क्योंकि इन सेक्टर में बिजनेस करना काफ़ी खर्चीला होता है। एक हाई कॉस्ट इंडस्ट्री है जिसमें शुरुआत करने के लिए ही बहुत अधिक फाइनेंस की आवश्यकता होती है। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस को फाइनेंस करने के लिए बैंकों से लोन लेने के बारे में सोचते हैं और IDBI बैंक में लोन की अपील करते हैं लेकिन IDBI बैंक लोन देने से इनकार कर देता है। विजय माल्या अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का उपयोग करता है और SBI के लीडरशिप वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम से करोड़ों की लोन लेता है। पहली बार विजय माल्या को सितंबर 2004 में लोन दिया जाता है। लोन मिलने के बाद विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के बिजनेस को ऑपरेट करने लगता है। स्टाफ हायर किया जाता है। एयर हॉस्टेस से लेकर पायलट तक हर एक एम्प्लॉय को विजय माल्या खुद सेलेक्ट करता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम को हायर किया जाता है और ग्राउंड स्टाफ से लेकर फ्लाइट स्टाफ और पायलट तक को इंडस्ट्री लेवल से डबल सैलरी दी जाती है। किंगफिशर
किंगफिशर एयरलाइंस अपने 5 स्टार लग्जरी सर्विस और मॉडल जैसी दिखने वाली एयर होस्टेस के लिए जाने जाने लगी। देखते ही देखते किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन जाती है। उस समय जेट एयरवेज और एयर डेक्कन ही किंगफिशर की मेन कॉम्पिटिटर थी। किंगफिशर एयरलाइंस भले ही एयरलाइंस बिजनेस में मार्केट लीडर बन गई हो, लेकिन उसके बैलेंस शीट में प्रॉफिट का पी भी नहीं था। 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को ले जाने के बारे में सोचती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम था। यदि किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस को अपने एयरलाइंस के बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है तो उसे डोमेस्टिक एयरलाइंस पर कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। किंगफिशर एयरलाइंस को शुरू हुए केवल 2 साल हुआ था, इसीलिए किंगफिशर एयरलाइंस इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को नहीं ले जा सकता है। यहाँ पर किंगफिशर एयरलाइंस को ऐसे एयरलाइंस को एक्वायर करने की जरूरत थी जिससे एयरलाइंस के बिजनेस पर 5 साल हो गया हो। उस समय 2 ही एयरलाइंस थी जिनको एयरलाइंस बिजनेस में 5 साल हो गए थे, पहला जेट एयरवेज और दूसरा एयर डेक्कन। 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस एयर डेक्कन को एक्वायर कर लेता है। एयर डेक्कन को एक्वायर करने के लिए किंगफिशर एयरलाइंस 1000 करोड़ खर्च करती है। 2 कर्ज में डूबी हुई कंपनी एक ही नाव में सवार हो जाती है। 2007 में एयर डेक्कन का घाटा 416 करोड़ था और किंगफिशर एयरलाइंस ने 577 करोड़ का घाटा दर्ज किया था। एविएशन सेक्टर की 2 अलग अलग एयरलाइंस, एयर डेक्कन जो एक लो कॉस्ट एयरलाइंस है और किंगफिशर जो हाई कॉस्ट एयरलाइंस है, दोनों एक साथ बिजनेस करने लगती है। कुछ समय तक तो एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइंस के रूप में काम करती है, लेकिन एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेट कर दिया जाता है। लोगों ने अभी तक किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर केवल लग्जरी सर्विस देने वाली एयरलाइंस के बारे में ही सोचा था। एयर डेक्कन यहाँ पर लो कॉस्ट एयरलाइंस है और किंगफिशर एयरलाइंस की तरह सुविधाएं नहीं देती है। कुछ समय तक एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइंस के रूप में काम करती है, लेकिन बाद में एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेट कर दिया जाता है और इसी के साथ एयर डेक्कन जो एक लो कॉस्ट एयरलाइंस था उसे प्रीमियम क्लास एयरलाइंस में बदल दिया जाता है, जिससे एयर डेक्कन का टिकट प्राइस बढ़ जाता है और लोग ऐसे एयरलाइंस की ओर शिफ्ट होने लगते हैं जो कम कीमत पर टिकट उपलब्ध कराती है। अभी तक लोगों ने किंगफिशर नाम से 5 स्टार सर्विस देने वाली एयरलाइंस के बारे में सुना था, लेकिन एयर डेक्कन इस तरह की सर्विस देने में नाकाम रही, जिससे किंगफिशर जो एक लॉयल ब्रांड था उसके प्रति लोग अनलॉयल होने लगे। जैसे तैसे करके विजय माल्या अपने एयरलाइंस बिजनेस को ऑपरेट कर रहा था। तभी 2008 में आर्थिक मंदी आती है और हर एक सेक्टर की तरह एयरलाइंस सेक्टर भी आर्थिक मंदी के चपेट में आ जाता है और इसी बीच विजय माल्या 2008 में SBI के लीडरशिप वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम से दूसरी बार लोन लेता है और दोनों बार के लोन को मिलाकर इन 17 बैंकों से 7,500 करोड़ का लोन लेता है, जो कई सारे पेनाल्टी और ब्याज को जोड़कर 9,000 करोड़ से भी अधिक हो जाता है। इसी के साथ विजय माल्या की खरीदारी शुरू हो जाती है। A313 और A315 एयरक्राफ्ट खरीदे जाते हैं और 2008 तक किंगफिशर एयरलाइंस के पास 70 विमान थे और लगभग 23% मार्केट शेयर के साथ इंडिया की दूसरी लार्जेस्ट एयरलाइंस थी। इन सब के बावजूद भी किंगफिशर एयरलाइंस लगातार कई वर्षों तक घाटे दर्ज करती रही और अपनी शुरुआत से लेकर अंत तक विजय माल्या की किंगफिशर ने कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाया था। विजय माल्या की थीम पार्टी जारी थी और अय्याशी भरी जिंदगी जी रहा था। सैलरी से लेकर ऑपरेशन कॉस्ट हर चीज हाई था। इसी समय विजय माल्या 2007 में फार्मूला 1 स्पाइक टीम नीदरलैंड से 88 बिलियन यूरो में खरीदता है। बाद में इसका नाम बदलकर फोर्स इंडिया फार्मूला 1 रख दिया जाता है। विजय माल्या 2009 में न्यूयॉर्क जाता है और एक नीलामी में गांधी जी के कई सारे चीजों को खरीदता है। इससे भी पहले विजय माल्या ने 2004 में टीपू सुल्तान की तलवार को 1,75,00,000 में खरीदा था। खबरों की माने तो बाद में टीपू सुल्तान की तलवार को विजय माल्या ने 140 करोड़ में बेच दिया था। 2008 में IPL शुरू होती है और विजय माल्या यहाँ पर भी 476 करोड़ में अपनी एक IPL टीम
आरसीबी को खरीदते हैं। विजय माल्या पश्चिम बंगाल में 2 फुटबॉल टीम ईस्ट बंगाल और मोहन बंगाल फुटबॉल क्लब को स्पॉन्सर करता है। लेकिन लोन लेने के बाद भी किंगफिशर एयरलाइंस की घाटा बढ़ता ही जाता है और उसे और अधिक फाइनेंस की आवश्यकता होती है। इसी बीच 2009 में एसबीआई ने अपने द्वारा दिए गए लोन को एनपीए घोषित कर दिया। एनपीए घोषित करने के बाद भी विजय माल्या को आईडीबीआई बैंक द्वारा 900 करोड़ का लोन दिया जाता है। कहा जाता है कि आईडीबीआई बैंक से लोन लेने के लिए विजय माल्या ने आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों को 16 करोड़ का रिश्वत दिया था। करोड़ों में लोन लेने के बाद भी किंगफिशर एयरलाइंस के हालातों में कोई सुधार नहीं आता और धीरे धीरे करके किंगफिशर एयरलाइंस दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस अपने वेंडर की पेमेंट करने में भी बहुत डिले कर रहा होता है, जिस कारण से भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे जेट एविएशन फ्यूल प्रोवाइडर कंपनियों ने किंगफिशर एयरलाइंस को बैन कर दिया। कई सारे एयरपोर्ट ने किंगफिशर के एरोप्लेन को लैंडिंग होने से रोक दिया क्योंकि किंगफिशर ने लंबे समय से कई सारे एयरपोर्ट के पार्किंग चार्ज और लैंडिंग चार्ज पे नहीं किए थे। इसी बीच आरपीएन सिंह, जो उस समय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के राज्य मंत्री थे, लोकसभा में एक जानकारी देते हैं और बताते हैं कि किंगफिशर के ऊपर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 518 करोड़ बकाया है। फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं कि किंगफिशर के ऊपर 150 करोड़ से भी अधिक टैक्स बकाया है। यह सभी चीजें चल रही होती है तभी दिसंबर 2012 में डीजीसीए द्वारा किंगफिशर के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है और 2013 आते तक किंगफिशर बंद हो जाता है। 2012 में किंगफिशर की रेवेन्यू 683 करोड़ थी, जबकि घाटा 4301 करोड़ था। किंगफिशर के एम्प्लॉय प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने 3000 से भी अधिक एम्प्लॉय को अभी तक पेमेंट नहीं दिया था और लगभग 300 करोड़ रुपए की सैलरी विजय माल्या ने रोक कर रखा था, जबकि इंटरनेशनल एम्प्लॉय को समय पर उनका पैसा मिल गया था। इसी बीच खबर आता है कि विजय माल्या ने यूके में 80 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है और फ्रांस में 250 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है। विजय माल्या पर कई सारे एलिगेशंस लगने लगते हैं, जानबूझकर लोन डिफॉल्ट करने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और पैसों की हेरा फेरी जैसे आरोप लगने लगते हैं। विजय माल्या पर किंगफिशर के नाम पर लिए गए लोन का उपयोग पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदने और सेल कंपनी बनाकर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और आयरलैंड जैसे 7 देशों में डमी कंपनियों के द्वारा पैसा बाहर भेजने का आरोप लगता है। इसी के साथ विजय माल्या शक के दायरे में आ जाते हैं। जांच एजेंसियां काम पर लग जाती है और 10 अक्टूबर 2015 को किंगफिशर के कई ऑफिसों पर छापे मारे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन 17 बैंकों ने लोन दिया था, उन 17 बैंकों में से किसी ने भी लोन रिकवर करने के लिए किसी भी जांच एजेंसी से संपर्क नहीं किया और न ही सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज किया। सीबीआई ने खुद 29 जुलाई को प्राप्त जानकारी के अनुसार केस दर्ज किया और फिर बैंकों से शिकायत दर्ज करने को कहा। सीबीआई ने विजय माल्या के खिलाफ 16 अक्टूबर 2015 को लुकआउट नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया यदि विजय माल्या किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचता है तो उससे पूछताछ की जाएगी और उसे देश से बाहर जाने से रोका जाएगा। सीबीआई को इसकी जानकारी दी जाएगी और साथ ही उसे हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन इसके ठीक 1 महीने बाद 24 नवंबर 2015 को लुकआउट नोटिस में बदलाव कर दिया जाता है, जिसके अनुसार यदि विजय माल्या को किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पर देखा जाता है तो उससे केवल पूछताछ की जाएगी, उसे कहीं भी आने जाने से रोका नहीं जाएगा। इसके बाद विजय माल्या 1 दिसंबर 2015 को विदेश गए और 7 दिसंबर 2015 को वापस आए। 30 दिसंबर 2015 को विजय माल्या फिर विदेश जाते हैं और 2 फरवरी 2016 को भारत वापस आ जाते हैं और तीसरी बार 2 मार्च 2016 को देश छोड़कर जाते हैं, जो कभी वापस नहीं आते। 2 मार्च 2016 को विजय माल्या जेट एयरवेज की एक फ्लाइट पकड़ते हैं और अपने एक फीमेल फ्रेंड पिंकी लालवानी और 7 सूटकेस के साथ जेट एयरवेज की फ्लाइट से विदेश चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। इसी बीच कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बयान आता है
कि देश छोड़कर जाने से पहले विजय माल्या 1 मार्च को संसद सत्र में जाते हैं और वहां पर अरुण जेटली जी से मुलाकात करते हैं। अरुण जेटली और विजय माल्या के बीच 15 से 20 मिनट तक बात चलती है। यहाँ पर कोई नॉर्मल बात नहीं होती। अरुण जेटली जी को पता था कि विजय माल्या देश छोड़कर जाने वाला है, तो अरुण जेटली जी ने सीबीआई को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। इस बात को पीएल पुनिया जी साबित करने के लिए कहते हैं, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो 1 मार्च का सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए तो सब कुछ साफ हो जाएगा। उसके बाद या वो राजनीति छोड़ दे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 21 फरवरी 2017 को गृह सचिव ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन में अर्जी दी। 18 अप्रैल 2017 को विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि उसी दिन विजय माल्या को बेल भी मिल जाती है। 3 फरवरी 2019 को गृह सचिव ने माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया। तब से लेकर अब तक विजय माल्या को भारत लाने की मांग जारी है।